जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं 2025 साल की। नव वर्ष आ रहा है और इसके ऊपर वीडियो जो बनाया है, सबसे पहले मेष राशि का शुरू कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति क्या है 2025 के लिए। क्योंकि 2025 जो है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो 2025 को दर्शा रहा है। इसमें काफ़ी बड़े चेंजेस आ रहे हैं और वो चेंजेस किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए ख़राब हैं, तो ये अलग अलग राशि पे डिपेंड करेगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्योंकि है बहुत ही, आप खुद ही देख रहे हैं दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। 40 जगह तो कंट्रीज जो है वो वॉर में है और आगे जो स्थितियां बन रही हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है अगले साल। अब मेष राशि की जब बात चल रही है तो मेष राशि के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह हो जाते हैं वो है मंगल, क्योंकि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह। अगले साल, क्योंकि जब हम एंटर करेंगे 2025 में, तो ये गोचर कर रहे होंगे कर्क राशि में और नीच राशि है इनकी, वक्री भी है। और 21 जनवरी को ये वक्री चाल से चलते हुए मिथुन में आ जाएंगे और फिर दोबारा ये 24 फरवरी को मार्गी होकर और मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। 3 अप्रैल को कर्क राशि में फिर से आएंगे और यहाँ पर तकरीबन 2 महीने और 4-5 दिन बिताएंगे। तो काफ़ी लंबा समय है जो मंगल जो है तकरीबन वक्री होंगे और या नीच राशि में होंगे। तो आधा साल तो इसी में निकल जाएगा। तो जो कि मंगल की वजह से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको शायद ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके बाद मंगल के अगर देखें तो क्या लेके आता है ये, जब नीच राशि में हो या वक्री हो, तो एक तो उतनी हिम्मत नहीं रहती है। अगर नीच राशि में हो तो करेज जो है कहीं ना कहीं मार खा जाता है, क्योंकि कर्क राशि में है तो कर्क राशि जो है इमोशनल राशि है और मंगल जो है एक्शन का ग्रह है। तो यहाँ पर करेज की वजह से थोड़ी सी मार खा जाता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, एक्सीडेंट्स की ज़्यादा वो हो जाती है संभावना, और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। साथ ही में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके डेट्स बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 7 जून के बाद जब ये सिंह राशि में आएंगे तो उसके बाद से स्थिति थोड़ा सा अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब अगला ग्रह, क्योंकि बड़े ग्रह जो है उनका ज़्यादा इफेक्ट आता है। अगले ग्रह की बात करें तो अगले ग्रह हैं सबसे बड़े शनिदेव। शनिदेव क्योंकि 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं और ये 29 मार्च को मीन राशि में आ रहे हैं, जो कि कुंभ राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे अपनी मूल त्रिकोण राशि में। अब आएंगे मीन राशि में, जो कि आपका 12वां घर है। अब 12वें घर में शनि का किस तरीके के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 12वां घर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इनफाइनाइट घर है। तो इट सेज दैट यू लुक इनसाइड, आप अंदर की तरफ देखो, ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ,
मटेरियलिस्टिक चीज़ों के गेन्स के बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो ये सब आपको बता रहा है। तो ये चीज़ें आपको शायद अपने आप ही सामने आएगी जैसी पोजीशन चेंज होगी। दूसरा, शनि जो है कुछ टाइम के लिए, जब ये 29 मार्च को मीन राशि में आएंगे तो राहु भी बैठे हुए हैं और राहु यहाँ पर 18 मई तक रहेंगे। तो यानी तकरीबन 1.5 महीना यहाँ राहु और शनि की युति रहेगी 12वें घर में, जो आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आता है गुरु का राशि परिवर्तन। अब गुरु जो है वो वृषभ राशि में चल रहे हैं और ये तकरीबन गुरु जो चलते रहेंगे 14 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर ये 14 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद ये मिथुन राशि में आएंगे। और जब ये मिथुन राशि में आएंगे, आपके लिए तीसरा घर है। तीसरा घर में गुरु का परिणाम उतने अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर इनके परिणामों में थोड़ी सी परिवर्तन भी आएगा, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो क्या है गुरु के बारे में, कि यहाँ से ये अतिचारी हो रहे हैं, यानी कि इनकी स्पीड बहुत बढ़ रही है। और स्पीड जब बढ़ जाएगी तो आप ये देखिए ना, अगले साल से ही ये 18 अक्टूबर को कर्क राशि में आएंगे और 5 दिसंबर को ये फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो इतनी तेज़ चलते हुए, क्योंकि एक राशि नॉर्मली 1 साल में पार करते हैं और ये 6 महीने में कर्क राशि पूरा करके और फिर वापस रेट्रोग्रेड होके और मिथुन राशि में चले जाएंगे। और ये सिचुएशन गुरु के लिए अगले तकरीबन 8 साल रहने वाली है और इसका मतलब बहुत बड़ा है। एक तो ये कि गुरु हमारे जो है कारक ग्रह होते हैं, हमारे धन के और परिवार के, हमारे ज्ञान के कारक हैं। दूसरा, बच्चों के कारक हैं। तो जब इतने सारे इनके कारकत्व हैं, लाभ के भी ये कारक हैं, लाभ स्थान के, तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट आने वाला है। वैसे भी गुरु जो है कहते हैं जीव कारक हैं, क्योंकि जो भी लिविंग चीज़ें हैं उन पर गुरु का ही प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। जैसे हम भी तो उसी में ही आते हैं, जीव ही हैं, तो इसलिए इनका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं? एक तो कोई ना कोई फिर से वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल सकते हैं। जैसे पहले भी एक बार अतिचारी हुए थे ये 19, 20 और 21 में, तो कोविड आया था। ऐसे ही अभी भी आशंका है कि 25 के एंड में या 26 में कोई ऐसी ही महामारी लग सकती है। तो ये आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है इसके बारे में। उसके अलावा दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा आर्थिक स्थिति पर। तो आर्थिक स्थिति का प्रभाव आप मेष राशि वालों को पर भी पड़ेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। दूसरा, घर परिवार, परेशानियां, मानसिक तनाव, एजुकेशन फील्ड में काफ़ी परेशानियां, ये सब लगी रहेंगी। तो गुरु की वजह से ये दिक्कतें देखने को आ रही हैं 2025 में। अब उसके बाद जो बड़े ग्रह हैं जो परिवर्तन करने वाले हैं वो है राहु भी इसी साल राशि परिवर्तन करेंगे। ये गोचर कर रहे थे मीन राशि में, जो मेष वालों के लिए 12वां घर है। तो राहु का परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि में। तो देखा जाए तो एक यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि राहु जब लाभ स्थान में आते हैं तो यहाँ पर आपको अचानक से बहुत लाभ देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। जहाँ तक धन के मामले की बात करें तो गुरु भी जो है 14 मई तक तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो धन की स्थिति पहले भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मई के बाद जब राहु लाभ स्थान में आएंगे तो लाभ स्थान में आकर ये भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ देते हुए नज़र आएंगे। तो एक किस्म से धन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आर्थिक उथल पुथल होगी, लेकिन उसके बावजूद भी
आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसके अलावा बिल्कुल अपोजिट होता है केतु का। केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, जो आपका छठा घर है, ये बिल्कुल सेम तारीख को, जो कि 18 मई है, ये 5वें घर में आएंगे सिंह राशि में। तो ये सिंह राशि में 5वां घर में जब केतु आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कठिनाइयाँ दिखेंगी, क्योंकि क्रिएटिव काम है, एजुकेशन का फील्ड है, बच्चों के एजुकेशन है, बच्चों से संबंध रखने वाला घर है। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस, थोड़ा अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है रिजल्ट लेने के लिए। तो मेजर चेंजेस तो ये हैं। बाकी सूर्य वैसे ही हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र और बुध ये भी साथ साथ चलते हैं सूर्य के, तो इनके परिणाम भी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। चंद्र का गोचर जो शुरू हो रहा है वो धनु राशि से शुरू हो रहा है, और ये 28 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन साल भर में जैसे भी देखा जाए आपके लिए ये चौथे घर के स्वामी हैं, सुख स्थान के मालिक हैं, और भाग्य स्थान से आपके शुरू कर रहे हैं गोचर। तो ओवरऑल स्थिति स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है। बाकी देखें आगे क्या परिणाम रहेंगे, इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्वास्थ्य में आपके लिए कैसा रहेगा। अब स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो पहले 6 महीने थोड़ा, क्योंकि 7 जून तक आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि मंगल नीच राशि में होंगे, वक्री होंगे, और फिर से नीच राशि में आएंगे 7 जून तक। तो वहाँ तक आपके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी है, खाने पीने का ध्यान रखें। कोई परेशानी है ब्लड प्रेशर वगैरह से रिलेटेड या कोई भी, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके लिए आगे समय ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए जो दिख रहा है गोचर से वो तो ऐसा ही दिख रहा है, बाकी आपके बर्थ चार्ट में क्या स्थिति है उस पर भी निर्भर करता है, और साथ ही में निर्भर करता है कि आपका नज़रिया कैसा रहता है और आप कितना उन चीज़ों पर सतर्क रहते हैं अपने बारे में। तो इन सब चीज़ों का भी असर रहता है। इसके बाद धन की बात करेंगे आपके लिए। तो धन के बारे में अगर बात करूं तो धन के मामलों में आपके लिए परिस्थितियां अच्छी हैं। हालांकि पहले शुरू के महीनों में मंगल क्योंकि नीच राशि में रहेंगे तो हो सकता है आपके खर्चे करवाएं, लेकिन धन में कोई कमी नहीं है। अगर धन आ रहा है, संचय भी हो रहा है, कुछ खर्चे भी हो जाते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगी धन के मामले में। और इसके बाद अब बात करेंगे आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में चंद्र चौथे घर के स्वामी हैं। चंद्र का गोचर नवम भाव से शुरू हो रहा है। यहाँ पर किसी खास और ग्रह की तो कोई दृष्टि नहीं है जो खराब हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मंगल जो है चौथे घर में नीच राशि में बैठेंगे। मंगल चौथे नीच राशि में जब बैठते हैं तो क्रोध दिलाते हैं आपके लिए। तो ये आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे ही 7 जून को ये सिंह राशि में जाते हैं तो आपके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं। अब बच्चों की बात करें आपके लिए, तो बच्चों के मामले में देखा जाए तो बच्चे के घर के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर जो है वो शुरू हो रहा है नवम भाव से। तो ओवरऑल स्टार्ट तो अच्छा ही है। नवम भाव धनु राशि से शुरू हो रहा है, और आपके लिए परेशानियां उतनी नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक ही रहेगा जहाँ तक ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है। छठे घर के स्वामी बुध हैं। बुध का गोचर जो है वो वृश्चिक राशि से शुरू हो रहा है 8वें घर से। अब 8वां घर जो है बेसिकली देखा जाए तो एक दुष्स्थान कहा जाता है, लेकिन बुध यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हैं। तो पहला स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत परेशानियाँ हों, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी अनबन हो जाए, ये सब चीज़ें दिखती हैं।
लेकिन क्योंकि ये जैसे ही राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद स्थितियाँ नॉर्मल सी हो जाती हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी इनसे नहीं है। बाकी आपके सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का गोचर जो है वो एकादश भाव से शुरू हो रहा है आपके, जो कि आपका कुंभ राशि है, और ऊंच की राशि की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पहले 2 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि मीन राशि में आएंगे द्वादश भाव में, वहाँ पर भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे। तो ओवरऑल स्थिति पार्टनरशिप में, पति पत्नी के रिश्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी शुक्र देखा जाए तो 12 में से ज़्यादातर 9 घरों में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी नहीं है किसी क्रूर ग्रह का। हालांकि मंगल का रहेगा कुछ टाइम, जब वो कर्क राशि में रहेंगे, तो कर्क राशि से चौथी दृष्टि पड़ेगी उनकी सप्तम भाव पर, जो थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको जिसके ऊपर बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यहाँ पर ठीक है। बाकी भाग्य स्थान की बात करें तो भाग्य स्थान के स्वामी गुरु हैं। गुरु दूसरे घर में बैठे हैं 14 मई तक। उसके बाद तीसरे घर में आएंगे, तो तीसरे घर में भी इनकी नवम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्य को ये बढ़ाते रहेंगे। हालांकि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ थोड़ा कमज़ोर स्थिति है, लेकिन फिर भी इनकी जो 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, पार्टनरशिप का है, जहाँ पर पति पत्नी के रिश्ते हैं, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी, तो लाभ में लगातार वृद्धि होती रहेगी। अब बात करेंगे आपके कार्य क्षेत्र की, कैरियर से संबंधित, तो दशम भाव से देखेंगे। दशम भाव के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं। शनि देव देखा जाए तो 29 मार्च तक तो लाभ स्थान में बैठे हैं कुंभ राशि में, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन 29 तारीख को ये द्वादश भाव में जाएंगे। अब द्वादश भाव आपका थोड़ा सा ऐसा है कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कैरियर भाव के स्वामी हैं आपके, वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि कोई बदलाव अगर दिखते हैं तो उसे एक्सेप्ट करें, उसमें मतलब रेजिस्टेंस ना करें। जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है, उसी से आपको आगे तरक्की मिलती है। तो लेकिन एक चीज़ और भी है, 12वें घर में 6 ग्रहों का योग बन रहा है 30 तारीख को। ये एक बहुत बड़ा स्थिति बता रहा है, जो काफ़ी बड़े बदलाव लेके आएगा। तो ये बदलाव तो सर्टेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना है कि आप उसको अपने अंदर की शांति को उससे भंग ना होने दें। अपने आप को अंदर की तरफ देखें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखें। मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ जो आते हैं वो तो आएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं उसको बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, और उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव से भी बचेंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप मानसिक तनाव से बच नहीं सकते, क्योंकि 1.5 महीना तो शनि और राहु 12वें घर में होंगे, जो हो सकता है आपकी नींद बिगाड़ दें, तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। खर्चे भी बढ़ सकते हैं उस दौरान। तो इन चीज़ों का आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए 2025 का राशिफल। देखिए पूरी दुनिया में असर जो है उसका दिखाई देगा, तो हम भी उससे अलग नहीं हैं। कुछ ना कुछ प्रभाव तो हमारे पर भी पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो हमारे देश की स्थिति अच्छी रहेगी, जिस वजह से हमें उतना हो सकता है अफेक्ट ना पड़े। तो ये सब चीज़ें देखने की होंगी। और जहाँ तक मेष राशि वालों के लिए उपाय की बात है, रेमेडीज़ की बात है, तो आप लोग एक तो लगातार आप हनुमान जी को ज़रूर याद करें। संकट मोचन वही है। कम से कम दिन में अगर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप जो है वो कर सकते हैं, महादेव के उसमें शरण में जा सकते हैं, और हर सोमवार को
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ये सब एटलीस्ट 2 उपाय भी करते हैं तो आपको एक अंदरूनी शांति मिलेगी। आपको जो भी दिखें, बदलाव दिखें, उसमें आप क्लियरली अपने कदम उठाने में सक्षम होंगे राइट डायरेक्शन में। तो ये आपको एक संतुलन बनाने में आपका काफ़ी मदद करेगी। बाकी अंत में यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, आपके सब्सक्राइब जब करते हैं, आप जब कमेंट देते हैं तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है और हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए कोई प्रोग्राम, कोई भी वो लेके आ सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें हेल्प करिए और आपकी बस इतनी सी ज़रूरत है कि आप उसको हमें प्रोत्साहन दें, जिससे हम आपके लिए अच्छी चीज़ें पेश करते रहें। धन्यवाद। और अंत में फिर से यही कहूँगा कि आपके लिए साल जो है शुभ हो, मंगलमय हो।